नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी को और गति देने के लिए चयन सीरीज आज से स्टार्ट हुई है, जिसमें आप लोगों को बेहतरीन प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, जिसकी शुरुआत सुबह 10 बजे से होगी। और इसमें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर पहला प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जिसमें जीएस के सारे क्वेश्चंस हों। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, महत्वपूर्ण तरीके से सारी चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, तो जितने भी साथी यहाँ पर लाइव नहीं है वो लाइव आ जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसकी क्लासेस भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर इसका टाइम टेबल। चलिए, मैं अभी टाइम टेबल भी इसका बता दूंगा कि इसकी क्लासेस कब कब है। जैसे सुबह मेरी क्लास होती है, सुबह 10 बजे मेरी क्लास होगी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, हाँ और पीछे, चलिए मैं अभी टाइम टेबल मंगवा के लगवा लेता हूं, है ना, अनुरोध से ले आना। चलिए, तो मैं पहला प्रश्न लगा रहा हूं, मैं टाइम टेबल लास्ट में दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश की स्थापना वर्ष 1831 में की गई थी। देखिए, राजस्व बोर्ड उत्तर प्रदेश में इसकी स्थापना होती है 1831 में। इसके दो प्रमुख कार्य थे। चलिए, स्थापना तो बता देते हैं कि इलाहाबाद में हुई थी। इसके दो प्रमुख कार्य थे। इसके कार्य क्या क्या थे? एक तो कार्य था राजस्व प्राधिकरण प्रशासन का। किसका बेटा? राजस्व से संबंधित कार्य था। किससे संबंधित कार्य था? तो आप कहेंगे सर राजस्व प्राधिकरण। यहां पर अगर मैं बात करूं राजस्व प्राधिकरण प्रशासन की, तो सिंपल सी चीजें हैं, आप लोग इनको पढ़ना। अब बात आती है सर, न्यायिक कार्य भी यही कर रहा था उस दौरान, दोनों ही कार्य इसी के द्वारा किए जा रहे थे। अब बात आती है सर राजस्व परिषद, या यहां पर हम कहेंगे सर राजस्व परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन होंगे? तो आप लोग क्या बताइएगा कि सर अध्यक्ष कौन होंगे, और यूपी के राजस्व मंत्री कौन होंगे? ये विभाग किसके पास है? तो पहला प्रश्न आता है कि सर इसके अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके अध्यक्ष होंगे भैया अनूप प्रधान वाल्मीकि। कौन? अनूप प्रधान वाल्मीकि जी इसके क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे। मंत्री की बात, ओहो, यहां पर हमने बात कर रहे थे बेटा इस किसकी? अध्यक्ष की। अध्यक्ष होंगे हेमंत। कौन होंगे बेटा? हेमंत राव हो जाएंगे, क्योंकि ये आईएएस है। कौन है? आईएएस, ठीक है। अब बात हो रही थी मंत्री कौन है, तो मंत्री है अनूप प्रधान वाल्मीकि। कौन? अनूप प्रधान वाल्मीकि जी इसके क्या हो जाएंगे बेटा? इसके हो जाएंगे मंत्री। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी चीजें आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। यहां पर हम लोग लिख रहे हैं कि सर इलाहाबाद में और क्या है। देखिए, जो प्रशासनिक अधिकार जो ऑफिस था, या पुलिस प्रशासनिक ऑफिस अब लखनऊ में शिफ्ट कर दिया है, लेकिन न्यायिक विभाग अभी भी कहां है? इलाहाबाद में। इसको कहां शिफ्ट कर दिया? लखनऊ में है। कहां पर? लखनऊ में। तो यहां तक आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट है भूधृति की एक प्रणाली है, जिसमें 1793 में कार्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त के माध्यम से मदस्थों की भूमि अधिकारों की पुष्टि की गई थी। कौन सी प्रथा थी जिसे 1793 में स्टार्ट किया गया था? अब बात आती है कि सर इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल में हम पढ़ते हैं कि सर जमींदारी प्रथा थी, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त कहते हैं। जमींदारी प्रथा थी, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्थायी बंदोबस्त कहेंगे। रैयतवाड़ी प्रथा भैया 1820 में स्टार्ट होती है। महालवाड़ी प्रथा 1822 में स्टार्ट होती है। इसका जनक किसे मानते हैं? इसका जनक माना जाता है हॉल्ट मैकेंजी को। किसको? हॉल्ट मैकेंजी। आप कहेंगे सर हॉल्ट मैकेंजी इसके जनक हो जाएंगे। चलिए, अब रैयतवाड़ी किसके द्वारा? तो आप कहेंगे सर थॉमस मुनरो के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस मुनरो। आप कहना भैया थॉमस मुनरो द्वारा स्टार्ट होती है ये रैयतवाड़ी प्रथा। जमींदारी प्रथा तो आप क्या कहेंगे भैया? कार्नवालिस के द्वारा स्टार्ट की जाती है। थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट की जाती है। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा स्टार्ट की जाती है। जल्दी से बता दीजिएगा। हम बात कर रहे हैं सर किसने स्टार्ट की थी और ये कहां पर स्टार्ट हुई थी? जमींदारी प्रथा को हम स्थायी बंदोबस्त
परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। ये कहां कहां पर स्टार्ट होती है? आप कहेंगे सर बंगाल में। कहां पर, कहां स्टार्ट होती है ये? तो आप लोग बताना सर, ये बंगाल में स्टार्ट हुई थी, बिहार में स्टार्ट हुई थी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उड़ीसा और यूपी में भी। कहा? यूपी के वाराणसी वाले क्षेत्र में। यूपी के कहा? जो वाराणसी वाला क्षेत्र है वहां पर जमींदारी प्रथा स्टार्ट होती है। कौन सी? जमींदारी प्रथा स्टार्ट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे चलेंगे। कंप्यूटर माउस का आविष्कार किसने किया? जो कंप्यूटर माउस है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? कौन कौन बच्चा बता रहे हैं? चलिए बता दीजिए जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर्स आपके आने चाहिए। हाँ जी, बहुत शानदार, लाजवाब। चलिए क्या आंसर होगा? अगर बात करेंगे डगलस एजेंट की, टिम बर्नली की, चार्ल्स बेबेज। आज की डेट में क्या है कि मोबाइल का जमाना है, कंप्यूटर बहुत कम हो चुके हैं। तो क्या है कि बेटा एक ट्रिक बता रहा हूं कि कंप्यूटर का जन्मदाता किसे कहते हैं। अब कंप्यूटर बिक नहीं रहे तो कंप्यूटर मालिक क्या कहते हैं कि भैया कंप्यूटरों को चार्ल्स से बेचो। चार्ल्स मतलब चार्ल्स बेबेज, ये क्या है? ये कंप्यूटर के जनक हैं। ये क्या है? ये कंप्यूटर के जनक हैं। तो आप कहेंगे सर कंप्यूटर के जनक कौन हो जाएंगे? तो चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। इन्होंने क्या WWW यानी कि वर्ल्ड वेब वाइड की संस्थापक कौन है? टिम बर्नली। तो फिर बचे कौन? डगलस। डगलस ने क्या किया? माउस बनाया। जो कंप्यूटर का माउस है वो किसके द्वारा बनाया गया? डगलस के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा जाता था? लखनऊ, जौनपुर, शाहजहांपुर या सहारनपुर? जल्दी जल्दी से बता दीजिए सही आंसर क्या होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं, लखनऊ को हम क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवाबों का शहर। आप लोग बताना सर, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। और यहाँ की चिकनकारी फेमस है। क्या फेमस है? चिकनकारी। चिकन के सूट, चिकन के कुर्ते, चिकनकारी के लिए बेटा लखनऊ प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात आती है जौनपुर की। जौनपुर को क्या कहा जाता है बेटा? तो आप कहेंगे सिराज ए हिंद कहा जाता है। अब जौनपुर के बारे में हम बात कर रहे हैं। जौनपुर का जो संस्थापक है वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर की स्थापना की थी। किसकी? जौनपुर की स्थापना की थी। तो आप कहेंगे सर फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक द्वारा क्या किया जाता है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक की याद में MBT। आप कहेंगे सर MBT, यहां पर मैं लिख देता हूं, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में क्या किया था? की याद में स्थापना कर दी। ठीक है, याद में स्थापना कर दी। और यहाँ पर एक मकबरा भी है जिसे कहते हैं महमूद शाह ने। महमूद शाह ने यहाँ पर बेटा एक मकबरा बनवाया है। महमूद शाह द्वारा अपनी बेगम का क्या बनवाया है? मकबरा बनवाया। कौन सा मकबरा होगा? तो आप कहेंगे सर बेगम का जो मकबरा है उसका नाम क्या है? कौन सी बेगम है? तो बीबी राजा बेगम। कौन है? बीबी राजा बेगम। राजा बेगम का मकबरा यहाँ पर बना हुआ है। पूछा जाता है बीबी राजा बेगम का मकबरा कहाँ है? तो आप कहेंगे ये एक मकबरा भी है और यहाँ एक मदरसा भी बना है। क्या बना है बेटा? मदरसा भी बना है। तो ये सारी चीजें आप लिखना। सहारनपुर किसके लिए फेमस है? लकड़ी उत्पादन के लिए। किसके लिए बेटा? लकड़ी। तो आप कहेंगे सर किसके लिए? लकड़ी के लिए फेमस है। ठीक है, लकड़ी वगैरह का काम यहाँ पर होता है। ठीक है, लकड़ी से ही कागज बनता है सहारनपुर में। ठीक है, लकड़ी से ही कागज बनता है। चलिए आगे चलते हैं, लिख लेना आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। निम्नलिखित में से किसने भारत में सती प्रथा को समाप्त किया था? सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? जल्दी जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। अब बात आती है सती प्रथा के जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं वो बेटा गुप्त वंश में भी है। गुप्त वंश में भी उसका जिक्र हुआ है। अब बात आती है कि सर सती प्रथा को बंद किसने करवाया था? तो
राजा राम मोहन राय ने बहुत प्रयास किया, तो आप कहेंगे सर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय, मोहन राय, राजा राम मोहन राय के प्रयास से क्या होता है, प्रयास से क्या किया जाता है बेटा, सती प्रथा को बंद किया गया। कब? 1829 में। लेकिन किया किसने था? विलियम बेंटिक ने। किसने? विलियम बेंटिक द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक द्वारा क्या किया गया? बंद कर दिया गया। तो विलियम बेंटिक हो जाएगा सही आंसर। अब बात आती है विलियम बेंटिक ने क्या क्या किया था। 1829 में तो सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, सती प्रथा पर रोक लगा दी, ठीक है, सती प्रथा पर रोक लगा दी। 1830 में इसने ठगी प्रथा पर रोक लगा दी। किस पर? ठगी प्रथा पर रोक लगा दी। अब बात आती है कि सर इसी ने अंग्रेजी शिक्षा भी लागू कर दी। अंग्रेजी शिक्षा भी लागू कर दी कि सर अंग्रेजी शिक्षा किसने लागू की थी? तो ये 1835 में अंग्रेजी शिक्षा लागू कर दी। कर्जन ने क्या किया था? तो इनने 1905 में बंगाल का विभाजन किया। किसका? बंगाल का विभाजन किया। आप कहेंगे सर बंगाल का विभाजन किया। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बंगाल का विभाजन इन्होंने कर दिया। डलहौजी की बात करेंगे तो रेलगाड़ी इसने चलाई, रेल चलाई इसने। इसने बेटा पोस्टल स्टाम्प टिकट चलाए, पोस्टल स्टाम्प टिकट चलाए, पोस्टल स्टाम्प टिकट इसके द्वारा चलाए गए। और इसने जहाज रानी जहाज चलाया, जहाज रानी, आप कह सकते हैं सर जहाज रानी जहाज इसके द्वारा चलाया गया। अब बेलेजली ने क्या किया था? बेलेजली के द्वारा कौन सी संधि अपनाई गई थी? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताएंगे। बेलेजली के द्वारा कौन सी संधि अपनाई गई थी? तो हम कहेंगे सर 1798 में एक संधि आती है जिसको हम सहायक संधि के रूप में जानते हैं। सहायक संधि को बेलेजली के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब बात आती है सहायक संधि को सबसे पहले स्वीकार करने वाला राजा कौन था? तो सबसे पहले स्वीकार करने वाला राजा था हैदराबाद का निजाम। कौन? हैदराबाद का निजाम, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। आगे है बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर आप लोग इसका अच्छे से लिखेंगे कि सही आंसर क्या होगा। देखिए बक्सर के युद्ध के बारे में बात करेंगे तो सर 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है। और इसमें हेक्टर मुनरो, कौन? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता है। हेक्टर मुनरो ने 3 सम्मिलित सेनाओं को हराया, 3 सेनाओं को हराया, 3 सेनाओं को हराया। सर 3 सेनाएं कौन कौन सी थी? हराया। अब 3 सेनाओं की अगर मैं बात करूं तो बंगाल की सेना थी। किसकी? बंगाल की सेना थी, अवध की सेना थी और बेटा मुगल सेना थी, भारत की मुगल सेना। इन तीनों सेनाओं में लगभग 40 से 50 हजार सिपाही थे, 40 से 50,000 सिपाही थे। और हेक्टर मुनरो की सेना में मात्र 7,027 सिपाही थे। इतने से सैनिकों ने क्या किया? इतने से सैनिकों ने 50,000 सैनिकों को हरा दिया, ठीक है। तो ये सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? 1764। 1760 में प्लासी का युद्ध होता है। कौन सा? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कि सर ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। बात कर रहे हैं 1760 की। 1760 के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे सर बांडीवास का युद्ध हुआ था। कौन सा? बांदीवास, बांदीवास कह लें या बांडीवास कह लें कि 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो बांडीवास का युद्ध हुआ था, ठीक है। नोट डाउन इसको कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। आगे चलते हैं। यहां तक आपने लिख लिया क्या? एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप लोग। आगे चलते हैं। जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन है? जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक पूछा गया है। चलिए बता दीजिए कि सर मुबारक शाह, महमूद शाह, इब्राहिम शाह, हुसैन शाह है। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। देखिए सरकी वंश पूछा जा रहा है कि सरकी वंश का संस्थापक कौन होगा? इस वंश का संस्थापक कौन होगा? तो आप लोग क्या बताएंगे कि सर जो संस्थापक है 1394 में
1394 में स्थापना होती है और इसका संस्थापक कौन था, किसने स्थापना की थी, तो आप कहेंगे मलिक सरवर था। कौन था बेटा, मलिक सरवर। आप कह सकते हैं सर मलिक सरवर, मलिक सरवर, ठीक है, ये संस्थापक था। लेकिन पूछा है कि अंतिम कौन था, अंतिम कौन था, तो आप कहेंगे सर हुसैन शाह अंतिम शासक था। कौन, हुसैन शाह अंतिम शासक था। संस्थापक मैंने आप लोगों से पूछ लिए, संस्थापक मैंने आप लोगों से पूछ लिए। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आप लोग दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है वर्तमान में कौन सी कंपनी व्हाट्सएप की मालिक है। अच्छा, इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न जो है बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बात आती है सर फेसबुक, आंसर हो जाएगा फेसबुक, लेकिन इसे मेटा के नाम से जानते हैं वर्तमान में। मेटा मार्क जुकरबर्ग के द्वारा फेसबुक स्थापित हुआ था। व्हाट्सएप की अगर मैं बात करूं कि सर व्हाट्सएप कब बनाया गया है, तो व्हाट्सएप की अगर बात होगी तो आप कहेंगे सर ये 2009 में बना था। कब, 2009 में इसको स्थापित किया गया। अब बात करेंगे सर फेसबुक ने 19 बिलियन डॉलर में, किसमें, 19 बिलियन डॉलर में खरीदा है, 19 बिलियन डॉलर में खरीद लिया, ठीक है, 19 बिलियन डॉलर में ये डील की है। और ये डील कब हुई है, 2014 में, यानी कि फेसबुक ने व्हाट्सएप को 2014 में 19 बिलियन डॉलर में खरीद लिया। अच्छा, स्नैपचैट के संस्थापक कौन है, तो आप कहेंगे सर इवान स्पीगल। कौन है, इवान स्पीगल। तो आप कहेंगे इवान स्पीगल ने क्या किया है, स्नैपचैट, इसके मार्क जुकरबर्ग हैं। अगर बात करेंगे लिंक्डइन, जो कि एक बेटा जो नौकरी वोकरी के लिए एक ऐप है लिंक्डइन, तो आप कहेंगे सर रेड हॉफमैन। कौन हो जाएंगे यहाँ पर, रेड हॉफमैन, हॉफमैन, ठीक है, हॉफमैन। अच्छा, ट्विटर के कौन है, जैक डोर्सी। कौन होंगे, जैक डोर्सी। तो आप कहेंगे सर जैक डोर्सी के द्वारा ट्विटर बनाया गया है। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चल देते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने दमनकारी वृक्षारोपण प्रणाली के खिलाफ किसानों को विरोध करने हेतु प्रेरित करने के लिए कहाँ यात्रा की थी। कहाँ पर, चंपारण में, अमृतसर में, अवध में या रायबरेली में। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए इसका क्या आंसर होगा। कौन कौन बच्चा बता रहा है, तो आप कहेंगे सर महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं। तो महात्मा गांधी 1893 में कहाँ गए थे, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए, दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका से ये 9 जनवरी 1915 में भारत लौटे। कहाँ आ गए, भारत आ गए। जब ये भारत आए तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनवाया गया। किसके रूप में, प्रवासी भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अब जब ये भारत आए तो इन्होंने 1915 में अपना क्या किया, कोचरब आश्रम बनाया। कौन सा आश्रम बनाया इन्होंने, कोचरब आश्रम बनाया। कोचरब आश्रम इन्होंने बनाया। उसके बाद भैया इन्होंने 1917 में अपना साबरमती आश्रम बनाया। कौन सा, साबरमती आश्रम। बहुत सारी जगह 1916 दिया है। साबरमती आश्रम की स्थापना कर ली। अब महात्मा गांधी जी भारत आते हैं तो रामचंद्र शुक्ल, राजकिशोर शुक्ल इनके साथ आते हैं और 1917 में इनसे कहते हैं कि बिहार में मजदूरों की बहुत बुरी स्थिति है, वहां पर जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है। किसकी, नील की खेती कराई जा रही है। तो चंपारण सत्याग्रह किया। क्या किया, चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह चलाया। अब जब ये सफल हुआ, नील की खेती के विरुद्ध ये चलाया गया था। जब ये सफल हुआ, इसके बाद 1918 में खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन हुआ। खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन ये ज्यादा लगान लिए जाने के खिलाफ था, ज्यादा लगान लिए जाने के खिलाफ था। इसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल कर दी। कौन सी, अहमदाबाद मिल हड़ताल कर दी।
अहमदाबाद मिल हड़ताल हो गई जी। ये पहला मौका होगा जब गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे। गांधी जी अपने जीवन में पहली बार भूख हड़ताल पर 1918 में बैठे। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया। कौन सा? असहयोग आंदोलन चलाया, असहयोग आंदोलन। तो आप कहेंगे सर असहयोग आंदोलन चलाया था, कौन सा असहयोग आंदोलन चलाया। इसके बाद 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चला। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। कि भारत छोड़ो आंदोलन कब और किसने चलाया था? तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने। तो ये सही आंसर हो जाएगा चंपारण। क्या आंसर हो जाएगा इसका? चंपारण सही आंसर होगा। चलिए लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लें, जरूर यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट अगर ले लिया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर जल्दी जल्दी से आंसर दीजिएगा। लिखा है किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी कार्यवाही के विरुद्ध उपलब्ध है, ना कि स्वेच्छित वैधानिक कार्यवाही के विरुद्ध। देखिए केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट, ये कब का मामला था? ये 1973 का मामला है। कब का मामला है? 1973। इसमें कहा गया था, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। कौन से मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और उसमें संशोधन हो सकता है? केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में कहा गया। ए.के. गोपालन मामला, ये 1950 का है, 1951 का माना जाता है, हालांकि 1950 का। इसमें कहा गया कि संरक्षण केवल स्वैच्छिक कार्यकारी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है, ना कि वैधानिक स्वैच्छिक वैधानिक कार्यवाही के विरुद्ध। प्रथम न्यायाधीश मामला अगर बात करेंगे, इसे हम एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। एसपी गुप्ता बनाम एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है जी। ये मामला है 1981 का। कब का है? 1981 का। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1978 का है। और इसमें कहा विदेश जाने की स्वतंत्रता, विदेश जाने की स्वतंत्रता किसमें मानी? जाने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की अगर मैं बात करूं, विदेश जाने की स्वतंत्रता, इसको हमने किस में माना है? अनुच्छेद 21 में। इसको हमने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शामिल कर लिया। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है जी। किसमें? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शामिल कर लिया। इसको भी एक बार आप लोग लिख लीजिए। अच्छा एक केस ये भी बताइए, ऐसा कौन सा केस था जिसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था और ये कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता? तो वो था वेरुवादी वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट 1960। वेरुवादी केस था 1960 का, जिसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, उसमें संशोधन नहीं हो सकता। हालांकि केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का ही भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। यही कारण है कि प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। और कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है। अब इन 3 शब्दों को भारत की प्रस्तावना में जोड़ दिया गया। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस महासचिव के रूप में निम्न में से किसे चुना गया था? देखिए 1936 में कांग्रेस के एक अधिवेशन चल रहा था लखनऊ में। कौन सा अधिवेशन चल रहा था? 1936 का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, जिसमें ये निर्णय लिया गया, जिसमें ये निर्णय लिया गया था अखिल भारतीय किसान कांग्रेस बनाई जाएगी। तो इसकी स्थापना हो गई थी 1936 में, जिसके अध्यक्ष बन गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती।
ये क्या बन गए थे, अध्यक्ष बन गए थे। अब एनजी रंगा को क्या बनाया था, एनजी रंगा को बेटा क्या बना दिया, इसका महासचिव। राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने मिलकर क्या किया था, इन्होंने मिलकर क्या कर दिया, 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कर दी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हो जाती है, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी यानी कि कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी बना दी जाती है 1934 में। हालांकि जयप्रकाश नारायण को बेटा क्या कहा जाता है, लोकनायक, तो इन्हें लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहते हैं। अब इनकी जो ख्याति है वो एक स्टूडेंट यूनियन अध्यक्ष के रूप में भी है, ठीक है। और ये वो वही व्यक्ति होंगे जो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दीवार कूदकर फरार हो गए थे, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। आगे चलते हैं कि बेल्ट घास का खुला मैदान में समशीतोष्ण घास के मैदान है। देखिए दो प्रकार के घास के मैदान होते हैं, एक होता है उष्ण कटिबंधीय, एक उष्ण कटिबंधीय होते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे, एक होंगे शीतोष्ण घास के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध में कौन कौन से, पहले उष्ण कटिबंध की बात करते हैं। जैसे सवाना है, सवाना जो घास का मैदान है, सवाना, सवाना जो घास का मैदान है जो अफ्रीका में पाया जाता है, ये कौन सा होगा, ये उष्ण कटिबंध होगा। ये कैसा होगा, उष्ण कटिबंध होगा। अब बात करते हैं पिएरी, पिएरी जो है ये शीतोष्ण घास के मैदान है, ये यूएसए में और कनाडा में होते हैं। कहां पर, यूएसए और कनाडा में होते हैं। वैसे ही यहां पर कंपोज, जिसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कंपोज बोल सकते हैं। कंपोज ये घास के मैदान है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर ये ब्राजील में पाया जाता है। कहाँ पर, ब्राजील में पाया जाता है। वैसे ही बेटा यहाँ पर हम बात करेंगे बेल्ट, बेल्ट जो है ये बेल्ट शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ये कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे सर, ये भी दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे सर दक्षिण अफ्रीका में होंगे। कहाँ होंगे, चलिए अब बात करते हैं सर लानोज, लानोज की अगर मैं बात करूं, लानोज, तो आप लोग मुझे बताइए लानोज की अगर मैं बात कर रहा हूं, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। लानोज की अगर मैं बात करूं तो आप क्या कहेंगे, बेनेजुला। कहां पर, बेनेजुएला, तो बेनेजुएला में पाए जाते हैं। बेल्ट मैंने आपको बता ही दिया, ये अफ्रीका है। क्या है ये, अफ्रीका। तो सही आंसर यही हो जाएगा ना इसका, अफ्रीका, ठीक है जी, दक्षिण अफ्रीका। बोत्सवाना है, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा हमारा, ये सिंपल सी चीजें हो गई। अब अगर मैं बात करूं सर डाउन्स घास के मैदान कहाँ होते हैं, डाउन्स घास के मैदान, डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो डाउन्स घास के मैदान मेरे बच्चे कहाँ पाए जाएंगे, आप कहेंगे सर ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा कौन सा शीतोष्ण है कौन सा उष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। उष्ण मतलब जो गर्मी होती है, जहां गर्मियों में घास उगती है, शीतोष्ण जहां पर सर्दियों में घास उगती है, सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में बाल लिंगानुपात को आयु वर्ग में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। देखिए बाल लिंगानुपात, भारत का लिंगानुपात कितना है, और आपको कमेंट करके बताना यूपी का लिंगानुपात। मैं बता रहा हूं भारत का लिंगानुपात, आप बताएंगे यूपी का लिंगानुपात। भारत का लिंगानुपात, लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं 2011 की जनगणना के अनुसार, तो आप कहेंगे सर 943। बाल लिंगानुपात 2011 के अनुसार, बाल लिंगानुपात क्या होगा, बाल लिंगानुपात की अगर मैं बात करूंगा आप कहेंगे सर 1919। ये 6 से लेकर 0 से लेकर 6 वर्ष तक के आयु का एक वर्ग देखा जाता है, और उसमें कितने बच्चे जीवित हैं और उन पर कितने बच्चों की बेटा, कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं, ऐसे, ठीक है। तो हमने बात कर ली इसकी। मैंने पूछा था यूपी का लिंगानुपात बताइए, मैंने पूछा था यूपी का लिंगानुपात बताइए, जल्दी से बताइए यूपी का लिंगानुपात,
यूपी का लिंग अनुपात आप लोग मुझे बताएं कि सर जी यूपी का लिंग अनुपात कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार बता दीजिए। चलिए 912। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट है, लिखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन हम लोग जानते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं कौन से आर्टिकल में आती हैं। अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। अब यहां पर बात होगी अखिल भारतीय सेवाएं, तो आप लोग क्या कह देंगे कि सर अखिल भारतीय सेवाएं कौन से आर्टिकल में आती है। अनुच्छेद 312। अच्छा, इससे संबंधित अधिकार राज्यसभा को है कि वह इस पे लेकर कोई संसद में विधेयक ले आए। ठीक है, चलिए बात करते हैं भाग 9 किससे संबंधित है, तो ये पंचायत राज से संबंधित है। किससे? पंचायत राज से संबंधित है। पंचायत राज कहां पर सर्वप्रथम लागू हुआ था, तो आप कहेंगे सर 2 अक्टूबर 1959 में। कहां पर लागू हुआ था, तो बेटा बगदरी गांव में। कहां पर? बगदरी गांव पड़ता है। और ये कहां पर है बगदरी गांव? नागौर में। नागौर कहां है? राजस्थान में। नागौर कहां है? राजस्थान में। ठीक है जी, कहां है? राजस्थान में। चलिए भाग 3 में क्या है? मूल अधिकार है। मूल अधिकार, और ये मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं, तो आप कहेंगे सर ये मूल अधिकार जो है यूएसए के संविधान से लिए हैं। भाग 3 को संविधान का मेग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मेग्ना कार्टा कहा जाता है कि सर संविधान का मेग्ना कार्टा किसे कहते हैं? भाग 3 को। भाग 7 क्या है? 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा इसको क्या कर दिया था? निरस्त कर दिया। क्या कर दिया? निरस्त कर दिया। हालांकि भाग 7 और भाग 9 दोनों को ही 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा समाप्त किया। हालांकि इसे पुनः कब जोड़ा था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भाग 9 को द्वारा से जोड़ लिया। अच्छा, भाग 14 किससे संबंधित होगा? भाग 14 बेटा किससे? अखिल भारतीय सेवाओं से सर्जित होगा। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित होगा। ठीक है जी, चलिए आगे बात करते हैं। लिखा है नवाब शुजाउद्दौला की बेगम, नवाब शुजाउद्दौला की बेगम प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? आजमगढ़, लखनऊ, प्रयागराज, फैजाबाद। चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा सही आंसर क्या है। परमादेश का मतलब होता है मेंडामस, और मेंडामस बेटा किसके द्वारा जारी की जाती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है 5 रिट, हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। बात आती है परमादेश, हम आदेश देते हैं। देखिए जो वरिष्ठतम न्यायालय होते हैं वो अधीनस्थ न्यायालय को आदेश देते हैं, हम आदेश देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहां पर आप लोग बात करेंगे, आप कहेंगे फैजाबाद। अच्छा, फैजाबाद को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? वर्तमान इसे हम अयोध्या के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? अयोध्या के नाम से जानेंगे कि भैया वर्तमान में इसे हम क्या कहेंगे? अयोध्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अयोध्या। तो सिंपल सी चीजें हो जाएंगी भैया। अब बात आती है कि सर बहू बेगम का नाम क्या था? बहू बेगम का नाम क्या था? तो आप कहेंगे, आप बेटा बताएंगे कि सर उन्मातुज जोहरा बेगम। कौन? जोहरा बेगम। ये किसका नाम है बेटा? बहू बेगम का, जिसका मकबरा नवाब शुजाउद्दौला ने। शुजाउद्दौला कौन थे? तो ये अवध के नवाब थे। कौन थे? अवध के नवाब थे। ठीक है, यहां तक आपने लिखा, आगे चलते हैं। अच्छा, ये आप लोग बताइए प्रयागराज को हम संगम नगरी कहते हैं, क्यों कहते हैं संगम नगरी? तो आप कहेंगे सर प्रयागराज को हम संगम नगरी इसलिए कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठान सुविधाओं पर हमले के निषेध पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं हस्ताक्षर की, तो ये हस्ताक्षर हुए थे कब? 31 दिसंबर 1988। कब समझौता हुआ था? तो आप कहेंगे 31 दिसंबर 1988 में समझौता होता है। ठीक है जी, कब समझौता हुआ था ये?
तो ये समझौता बेटा कब हुआ था? ये समझौता होता है 31 दिसंबर 1988 में, ठीक है। उसके बाद 27 नवंबर 27 जनवरी, माफी चाहूंगा, 27 जनवरी 1991 में इसमें क्या किया गया? लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लागू। लेकिन ये जो मामला है, ये जो सूची है, एक दूसरे की जो सूची थी ना, जो परमाणु हथियारों की सूची थी, ये 1992 से ही अदल बदल की जा रही है। पाकिस्तान अपने परमाणु जो परमाणु षड्यंत्र उसने लगाए हैं, उनकी सूचना भारत को देगा, भारत अपने परमाणु षड्यंत्रों की सूचना पाकिस्तान को देगा। तो ये पाकिस्तान के साथ समझौता हुआ है। किसके साथ समझौता हुआ है? पाकिस्तान के साथ। अच्छा, पाकिस्तान पर हमसे ज्यादा परमाणु बम है, हमसे ज्यादा परमाणु बम। भारत के पास कितने परमाणु बम है जल्दी से बताओ, और पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम है? पाकिस्तान के पास और भारत के पास हम जानते हैं कि बेटा पाकिस्तान के पास हमसे ज्यादा परमाणु बम है, ठीक है। अब भारत के पास कितने परमाणु बम हो जाएंगे? आप लोग क्या कहोगे? चलिए बता दीजिए। हाँ जी, बहुत सिंपल है। आप बताइएगा कि सर भारत के पास कितने परमाणु बम है, तो आप कहेंगे सर लगभग 164 के आसपास इस समय वर्तमान में है, ठीक है। इस समय लगभग 164 के आसपास है। अब बात आती है सर पाकिस्तान के पास कितने हैं? फिर पाकिस्तान के पास कितने परमाणु बम हैं? कौन बच्चा बताएगा? तो पाकिस्तान के पास बेटा अगर मैं बात करूं तो लगभग बेटा 170 के आसपास है। 170 के आसपास, लगभग में, ये एक्यूरेट डेटा नहीं है, ये लगभग में है, लगभग में, ठीक है। लगभग कितने? क्योंकि बेटा हो सकता है ओरिजिनल ना हो, और हमारे पास अब 164 हो गए, 4 बढ़ गए हैं, ठीक है। अब हमारे पास 164 हो चुके हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। लिखा है भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को के मामले में वैध बनाया गया। अरुणा रामचंद्र सानवाग बनाम भारत संघ, लिली थॉमस बनाम भारत संघ, जियान कौर बनाम पंजाब राज्य, सहेली बनाम पुलिस आयुक्त। जल्दी जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए 2011 का मामला था, 2011 का एक मामला था अरुणा रामचंद्र सानवाग वर्सेस भारत संघ। इसमें क्या किया गया? इसमें निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को वैध बना दिया। निष्क्रिय का मतलब यह है कि अगर कोई वेंटिलेटर पर है, उसकी पूरी बॉडी डेड हो चुकी है और उसका केवल दिमाग ही चल रहा है, केवल दिमाग से वो जीवित है, बाकी शरीर से वो मर चुका है, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर की परामर्श पर एक कमेटी बनाई जाएगी, डॉक्टर परामर्श करेंगे, उसके बाद डॉक्टर की सलाह पर उसे इच्छा मृत्यु दी जाएगी। ये मामला किसका था? अरुणा रामचंद्र सानवाग वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट। अब बात आती है बेटा लिली थॉमस की। लिली थॉमस एक मामला आया कि अनुच्छेद 129 और 142 को लेकर, कि अनुच्छेद 129 और 142 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो मामला है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अनुच्छेद 142 के तहत है, ठीक है, कि भैया जो आदेश दिए जाएंगे, इसमें यह मामला आया कि जितने भी राजनीतिक कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ेंगे, वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार अपना पूरा आपराधिक इतिहास बताएंगे, पूरा आपराधिक इतिहास उनके द्वारा बताया जाएगा। अगर वो नहीं बताते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी, जिसके लिए उन्हें दंड दिया जा सकता है, ठीक है भैया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम किससे संबंधित होगा? कौन कौन बच्चा बताएगा? कौन कौन साथी बताएंगे कि सर असामाजिक तत्व से बिल्कुल भी नहीं, निवारक निरोध से बिल्कुल। कौन से आर्टिकल में निवारक निरोध है? अनुच्छेद 22 में। ये गिरफ्तारी से संरक्षण का मामला आता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, कि भैया आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कारण है, और आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने एडमिट करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है?
हम बात कर रहे हैं कि भैया अनुच्छेद 120 में क्या लिखा है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, प्रयोग की जाने वाली भाषा, जाने वाली भाषा, ठीक है, प्रयोग की जाने वाली भाषा हो जाएगी। अनुच्छेद 110 में क्या लिखा हुआ है, धन विधेयक की परिभाषा है, क्या है बेटा, धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 116 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 116 में लिखा हुआ है लेखानुदान केंद्र सरकार के लिए जो अग्रिम अनुदान के रूप में भारत सरकार की संचित निधि में जो अल्पकालिक व्यय होता है उसको पूरा करने के लिए है। यानी कि इसमें लेखानुदान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेखानुदान, लेखानुदान, ठीक है जी, क्या होगा, लेखानुदान आप कर सकते हैं। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है जो संसद सदस्य होंगे, संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं, संसद सदस्यों की निर्योग्यताएं, निर्योग्यताएं, ठीक है जी, आप लोग इसको लिख लेंगे। आगे चलते हैं भैया, राजमन्नार समिति 1969 द्वारा नियुक्त किया गया था। राजमन्नार समिति को किसने नियुक्त किया था, जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। हम बात करेंगे सर यहाँ पर अनुच्छेद, अगर बात करते हैं आप राज्य केंद्र संबंध की, राज्य केंद्र संबंध से संबंधित सिफारिश किसने दी थी, संबंध, राज्य केंद्र संबंध हो गए, अंतरराज्यीय परिषद हो गई, अंतरराज्यीय, आप कह सकते हैं सर अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद, ये किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी, तो राजमन्नार समिति की सिफारिश पर किसने बनाई थी, तमिलनाडु सरकार ने, किसने, तमिलनाडु सरकार ने। किसी को कोई आपत्ति यहां तक। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। देखिए जो पहले हाई कोर्ट की बात यहां पर है, हाई कोर्ट की बात हो रही है, किसकी, हाई कोर्ट की बात हो रही है। तो आप कहेंगे सर हाई कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट 214 से लेकर 232 तक है, कहां तक है, 232 तक है। और ये किस में आते हैं, तो आप कहेंगे सर भाग 6 में आते हैं कि भैया भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत 3 हाई कोर्ट बनाए गए, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास। सबसे पहले कलकत्ता 2 जुलाई 1862 में बनता है। अब बात आती है भैया 15वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा जो आयु थी वो 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, प्रयागराज हाई कोर्ट है, जिसमें जजों की संख्या 160 के लगभग है। ठीक है जी, चलिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधायिका के वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? अगर केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण पूछा जाता, केंद्र का वार्षिक वित्तीय विवरण पूछा जाता तो आप क्या बता देते? वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय विवरण। तो आप कहेंगे बेटा विवरण की अगर मैं यहां बात करूं तो आप लोग कहेंगे सर क्या हो जाएगा मेरे लाल? तो आप कहेंगे सर अनुच्छेद 112, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बजट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? बजट। लेकिन राज्य की बात हो रही है तो अनुच्छेद 202, इसको बेटा क्या कर दिया? खत्म कर दिया। धारा 370 खत्म, अनुच्छेद 370 खत्म। इसमें राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल कार्यकाल, ठीक है जी। अनुच्छेद 366 में एससी से संबंधित प्रावधान है। अनुसूचित जाति से संबंधित प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं कि अनुच्छेद 342 के तहत परिभाषित आदिवासी अनुसूचित जनजाति के लोग, अनुसूचित जाति के लोग से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो अनुच्छेद 366 में शामिल कर दी हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा का निर्देश देता है? इसमें क्या? राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की
रीति। ठीक है, अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, कार्यपालिका की समस्त शक्तियां, समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में होंगी। इसमें क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, शांति एवं सुरक्षा। ठीक है जी। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा है और ये डीपीएसपी है। क्या है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर मैं यहां पर बात करूं तो आप कहेंगे सर ये किसमें आता है, ये आता है भाग 4 में। किसमें, भाग 4 में। और हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है जी। अब बात आती है डीपीएसपी, ये कहां से लिए, आयरलैंड से। कहां से, आयरलैंड से। ठीक है जी, कहां से, आयरलैंड से लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर लिखना। आगे बात करते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के द्वारा की गई थी, कार्नवालिस, रिपन, बेलेजली या मैकाले। जल्दी जल्दी से बता दीजिए तो आप क्या कहेंगे सर। देखिए बेलेजली ने ही की थी और इसी ने भैया क्या किया, 1798 में, 1798 में क्या कर दिया था भैया, 1798 में सहायक संधि भी इसी ने स्टार्ट की थी, सहायक संधि। तो आप कहेंगे सर सहायक संधि भी इसी के द्वारा स्टार्ट हुई। कार्नवालिस की बात करेंगे, 1793 में इसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, स्थायी बंदोबस्त लागू किया। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, स्थानीय स्वशासन का क्या कहते हैं, जनक। ठीक है, मैकाले को, मैकाले बेटा आप जानते हैं क्या है मैकाले, तो आप क्या बताइएगा, मैकाले ने क्या किया था, जल्दी जल्दी से बताइए। लॉर्ड मैकाले की बात करते हैं तो भारत का जो पहला विधि आयोग था जिसे 1834 में बनाया गया था, 1834 में जिसको बनाया गया उसका पहला अध्यक्ष ही, विधि आयोग का पहला अध्यक्ष ही मैकाले था। कौन था, मैकाले। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय एकावृद्ध जन आंदोलन प्रारंभ हुआ जिसका नेतृत्व सीबी गुप्ता ने, सी राजगोपालाचारी ने, या हसरत मोहानी। बेटा इन्होंने 1921 में किसकी, पूर्ण स्वराज की मांग की थी, कि भारत में पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की थी, तो पूर्ण स्वराज की मांग सर्वप्रथम बेटा हसरत मोहानी ने की थी, हसरत मोहानी। ठीक है जी। अब बात करेंगे बेटा मदारी पासी, और एक और व्यक्ति थे जो इनके साथ थे जिनका नाम था सहदेव। कौन थे, सहदेव। इन लोगों ने मिलकर बेटा एकावृद्ध जन आंदोलन स्टार्ट किया था जो कहां पर, अवध और हरदोई क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, चलिए। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर थे, प्रथम भारतीय गवर्नर। ठीक है जी, प्रथम भारतीय गवर्नर। चलिए नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। देखिए ये कब किया जाएगा, 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024। 19 जनवरी से 31 जनवरी 2024 को ये होगा। और ये कहां पर होगा, तमिलनाडु में। कहां पर होगा, तमिलनाडु में। बात आती है कि प्रथम कहां पर हुआ था, प्रथम 2018 में होता है जी। कहां, तो आप कहेंगे सर दिल्ली में। अच्छा, इसका पहले नाम क्या था, इसका पहले नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम। क्या नाम था पहले, खेलो इंडिया स्कूल गेम। ठीक है, खेलो इंडिया स्कूल्स गेम। ठीक है, स्कूल्स गेम। लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम बाद में बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया, खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया, यूथ गेम कर दिया। ठीक है जी, तो सही आंसर हो जाएगा जी। चलिए अब बात करते हैं सर 2023
2023 में कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। कौन सा? 5वां संस्करण था। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में वंदे भारत, नमो और अमृत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला बेटा पहला राज्य कौन सा होगा? पाने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखिए वंदे भारत कहां से कहां तक जाती है? वंदे भारत कहां से कहां तक जाती है? नमो भारत कहां से कहां तक जाएगी? और अमृत भारत एक्सप्रेस कहां से कहां तक जाएगी? चलिए एक बार बता दीजिए। मैं बता देता हूं बेटा। आप कहेंगे नई दिल्ली से वाराणसी तक जाती है। नई दिल्ली से कहां तक जाएगी भैया? नई दिल्ली से वाराणसी तक। ठीक है जी। नमो भारत कहां से कहां तक जाएगी? तो आप कहेंगे सर यूपी के गाजियाबाद से कहां तक? गाजियाबाद से लेकर बेटा कहां जाएगी? साहिबाबाद होते हुए मेरठ जाएगी। गाजियाबाद साहिबाबाद से कहां तक जाएगी? मेरठ तक। और ये जो है अमृतसर कहां से कहां तक जाएगी? तो दिल्ली से अयोध्या या दिल्ली अयोध्या कह लें, अयोध्या दिल्ली कह लें, एक ही बात हो जाएगी। अयोध्या दिल्ली। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल ना होने की घोषणा की है? ब्रिक्स आप लोग जानते ही होंगे। ब्रिक्स, ठीक है जी। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। अब इसका एक सम्मेलन होना था बेटा 1 जनवरी 2024 में। इसमें क्या था बेटा? इसमें अर्जेंटीना को इनविटेशन भेजा गया। अर्जेंटीना को इनविटेशन भेजा कि आप आइए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। नेक्स्ट है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए वित्त आयोग, अगर बात होगी वित्त आयोग की, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 के तहत बनाया जाता है। ये पहले थे। केसी नियोगी प्रथम अध्यक्ष थे। वाईवी रेड्डी बेटा 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अरविंद पनगड़िया साहब को बनाया गया। एनके सिंह बेटा 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अब बात करेंगे नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, या प्रथम उपाध्यक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो यही थे। समझ रहे हैं आप लोग? अभी मैं आप लोगों को बेटा ये क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए आराम से। इसको आप लोग देखिएगा आराम से। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। अब मैं आप लोगों को एक बेटा टाइम टेबल भी दिखा देता हूं। टाइम टेबल, ये हमारा टाइम टेबल है। इसको आप लोग देख सकते हैं। यहां पर अगर मैं बात करूं, चलिए आप लोग इसको पहले क्वेश्चन को ऐसे देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और ये आपका एक टाइम टेबल है जिसमें सुबह 10 बजे मेरी क्लास होती है। सुबह 10 बजे मेरी क्लास है। फिर राहुल सर की ये 8 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। फिर 12 बजे शिवम सर की, 2 बजे नीरज सर की मैथ, 4 बजे शिवानी मैम की हिंदी और फिर 7 बजे धर्मेंद्र सर की फिजिक्स से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और ये आपका एक होमवर्क है, इसका आंसर आप लोग मुझे होमवर्क में दीजिएगा। आशा करता हूँ क्लास अच्छी लगी होगी। तो सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मजा आया, कैसी लगी। तो आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें। मिलते हैं 12 बजे पॉलिटी की क्लास में यूट्यूब पर ही। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।